हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिक्स का जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो जनरल इंट्रोडक्शन थी वो डिस्कस करी थी, जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करे हैं। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसमें ना सबसे पहले ये कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कोई पार्टिकल या फिर रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये P और Q फोर्स मैंने आपको डिपिक्ट करके बताया। तो कहने का मीनिंग कि वो दो फोर्सेस जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, ठीक है, यहाँ से दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं वो निकल रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, मीन्स जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दे आर दी कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, देन रिजल्टेंट फोर्स इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस? अ सिंगल फोर्स whose effect on the rigid body or particle is the same as the given forces। आपको given forces दिए होंगे, मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, समझ लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, कुछ भी मान लो। आपके पास ये दो फोर्सेस हैं, एक P फोर्स और दूसरा है Q फोर्स। ठीक है, अब इन दो गिवन फोर्सेस को, ये जो गिवन फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट फोर्सेस। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपोनेंट फोर्सेस। और इन दोनों का जो इफेक्ट है वो मिलकर अगर एक सिंगल फोर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो इस सिंगल फोर्स को हम रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे ये हो गया, इन दोनों के इफेक्ट को ये कंबाइन रिप्रेजेंट कर रहा है R फोर्स, इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। ठीक, कि जो इन दोनों का P और Q का इफेक्ट मिलकर बन रहा है वो एक सिंगल फोर्स R उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। अ सिंगल फोर्स मींस R वेक्टर हुज इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी या पार्टिकल, ठीक है, इज द सेम एज ऑफ द गिवन फोर्सेस। इसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा एज गिवन फोर्सेस के। तो ऐसे रिजल्टेंट को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्सेस। इसमें क्या है, अगर आपके पास दो नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं, लेट्स से P एंड Q, जैसे पैरेललोग्राम की ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, अगर इनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से दो नॉन पैरेलल फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाए तो रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द डायगोनल। इट मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी पॉइंट से निकलने वाला ये R वेक्टर होगा, जो कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम को, जैसे इसको मैं अगर कंप्लीट कर दूं तो ये डायगोनल बन जाएगा इस पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पर सेम लाइंस पे ये P फोर्स और ये Q फोर्स गिवन है। ठीक है, इनका दोनों के बीच में जो एंगल है, गिवन फोर्सेस के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। ठीक है, वो अल्फा एंगल है। और जो रिजल्टेंट P वेक्टर, P के साथ जो रिजल्टेंट जो है वो P के साथ जो एंगल बना रहा है P फोर्स के साथ, दैट इज थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो P फोर्स है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम O टू A है, डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और मैग्नीट्यूड इसका OA वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड Q का क्या आ जाएगा, O से B वेक्टर जो देगा, ठीक है, और डायरेक्शन जो है O से B हो जाएगी। और जो रिजल्टेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल थ्रू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन विच इज O इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये R को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, विच इज इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, OC वेक्टर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ है। देन इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ में इतना ध्यान रखना कि हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस की, तभी तो हम पैरेललोग्राम की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की दो साइड्स नॉन पैरेलल उठाई हैं। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि P और Q वेक्टर यानी कि ये जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच में एंगल अल्फा है। जैसे ये P हो गया, ये Q हो गया, इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है, इस गिवन में। अब इसका रिजल्टेंट बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मान लो ये R रिजल्टेंट इसमें ड्रॉ किया। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, P का मैग्नीट्यूड क्या है, Q का मैग्नीट्यूड क्या है, और इसके बीच में एंगल अल्फा कितने डिग्री बन रहा है।
देन आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पी वेक्टर यानी कि पी फोर्स का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन गिवन है, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन फोर्स गिवन है, अल्फा लेट से कि आपको 30 डिग्री गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये सारे मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू पी और क्यू की प्लेस पे, अल्फा की प्लेस पे ये एंगल पुट करोगे और उन वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट की, आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर P, यहाँ पर Q फोर्स था, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट P के साथ एंगल थीटा बना रहा है। सो दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट R विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स P। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q अल्फा। यहाँ पर लिखा है रिजल्ट टू रिमेंबर, इसको याद रखना है। और देखो कैसे याद रखना है, ये P के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पर जिसके साथ एंगल बना रहा है वो आएगा, बाकी दो प्लेसेस पे दूसरा वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, P के साथ बना रहा है तो P यहाँ पर आ गया, Q के साथ बनाता तो यहाँ पर Q और Q की प्लेस पे P हो जाता। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा माइंड में रखना है डायरेक्शन सॉल्व करने के लिए। अब इन दो रिजल्ट्स के बेसिस पर हम कुछ करोलरीज करेंगे। अगर कहता है P और Q दोनों राइट एंगल पर एक्ट करते हैं, कहने का मीनिंग ये P फोर्स ये Q फोर्स दोनों के बीच में अब अल्फा क्या है, 90 डिग्री है, π/2 है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। हम यहाँ पर cos अल्फा की प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा √p² प्लस Q²। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो रिजल्टेंट आप सिंपली सॉल्व करोगे √p² प्लस Q²। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, tan थीटा क्या बन जाएगी, यहाँ पर अल्फा की प्लेस पे 90 पुट किया, सॉल्व किया, sin 91 cos 90 0, तो Q/P आ गया, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स Q/P। अब इसको याद रखने का मेथड फिर से वही है कि रिजल्टेंट जो था वो P के साथ एंगल थीटा बना रहा था। ठीक है, ये बना रहा था, तो जिसके साथ थीटा बना रहा है वो डिनोमिनेटर में है, दूसरा फोर्स जो है वो न्यूमरेटर में है। ठीक, सेकंड पार्ट है, अगर वो कहते कि P और Q बराबर हो जाए, इसका मीनिंग है कि दोनों के दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में, ये P और ये Q इज इक्वल टू ये भी P ही हो जाए। ठीक है, इसको मीन्स P ही ले लें, तो तब रिजल्टेंट क्या बनेगा, Q की प्लेस पे P पुट करते जाओगे, ये फॉर्मूला में 2p² cos अल्फा, तो इसमें से कॉमन निकला तो √2p बन गया और √1 प्लस cos अल्फा। 1 प्लस cos थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा, यानी कि डबल एंगल है तो यहाँ पर हाफ रह गया, आधा रह गया, एक रह गया, यहाँ पर सेम हो जाएगा, 1 प्लस cos अल्फा है तो 2 cos² अल्फा/2 हो जाएगा, तो ये बन गया, फिर से कॉमन निकालेंगे तो 2p cos अल्फा/2। तो जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू 2p cos अल्फा/2। ठीक, डायरेक्शन देख लेंगे, थीटा कैसे आएगा, P और P सब्सटीट्यूट कर दिया तीनों प्लेसेस पे, यहाँ पर ये बन गया sin अल्फा अपॉन 1 प्लस, तो अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, अल्फा है तो अल्फा/2 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 थीटा तो थीटा हो गया था, 1 प्लस cos अल्फा 2 cos² अल्फा/2, क्यों, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 cos² थीटा, ये होता है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये बन गया अल्फा/2, तो एंगल हो गया हाफ। मीन्स देखो कि जब दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हो गए तो तब आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा/2 आ गई, अल्फा क्या था, दोनों के बीच का एंगल था, थीटा क्या बन गया, उसका आधा रह गया, हाफ हो गया, तो क्या हुआ, दिस शोज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मीन्स ऑफ द टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट क्या करता है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ये P है ये Q है, तो हाफ वे में यहाँ पर थीटा बन जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा/2 हो जाएगा, अगर P
और Q मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ठीक, हाफ में ड्रॉ करेंगे। देन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस इज इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। आपके पास अगर दो फोर्सेस दिए हैं, उनमें से एक ग्रेटर है, लेट्स से कि P बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो क्या होता है, ये रिजल्ट आफ्टर डेरिवेशन आया है, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर नीडेड नहीं है, आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है। तो डेरिवेशन के बाद क्या आता है कि थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2, मीन्स क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस इज इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। जब भी आप दो फोर्सेस को ड्रॉ करोगे, लेट्स से दिस इज 7 न्यूटन P और लेट्स से कि दिस इज Q विच इज 5 न्यूटन, ठीक है, तो जो ग्रेटर फोर्स होगा ना उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा आपका रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, अल्फा बाय 2 से कम है। मान लो कि यहाँ कहीं ये डॉटेड लाइन अल्फा बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, उससे भी कम, ये एंगल अल्फा बाय 2 है, उससे भी कम, ये छोटा हो गया, ये थीटा जो है अल्फा बाय 2 से कम होगा, समझे। तो ग्रेटर फोर्स की तरफ जो है ये ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक। जैसे ये 11 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, तो अब रिजल्टेंट किसकी ओर ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, 15 की ओर। तो इसके पास जो है आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, ना कि हाफ वे में। हाफ वे में कब ड्रॉ करना है, वो इस केस में था जब आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड जो था वो इक्वल था, तो उस केस में दोनों के बीच में रिजल्टेंट ड्रॉ हो जाएगा अल्फा बाय 2 पे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होगा और इसका एक सेपरेट छोटा सा MCQ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट का, ठीक है, आपके पास दो फोर्सेस P एंड Q है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब R मैक्सिमम, ये कब होगा, जब आपके पास इसका जो एंगल का वैल्यू कॉज अल्फा है वो मैक्सिमम होगा, और कॉज अल्फा की मिनिमम वैल्यू -1 रहती है और मैक्सिमम जो है वो 1 रहती है, ठीक है। ग्राफ में आपने देखा होगा हमेशा ग्राफ ऐसे ऑसिलेट करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा मैक्सिमम के लिए, तो अल्फा क्या होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर कॉज अल्फा को 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि p + q का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और बच गया p + q, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, p + q आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में आपके पास है मिनिमम मैग्नीट्यूड। मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे निकालना है, तो मिनिमम के लिए कॉज अल्फा क्या हो जाएगा -1, तो अल्फा क्या हो गया पाई, यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, ये p - q का स्क्वायर आ गया, एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो जब भी आप p - q को रिप्रेजेंट करेंगे तो p और q में से जो ग्रेटर होगा उसकी और जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको माइंड में रखना है, ये p - q आ जाएगा मिनिमम फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ दी मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक। तो ये बेसिक्स हैं यहाँ तक करके, इसके आगे हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। और ये लास्ट करोलरी है, इसमें क्या है, टू नॉन जीरो फोर्सेस P एंड Q आर इन इक्विलिब्रियम। दो फोर्सेस हैं नॉन जीरो, वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 0 आएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, दे आर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और ओपोजिट डायरेक्शन होगा। तो आप ऐसे कोई भी दो फोर्सेस लो, जैसे एक 9 न्यूटन ले लिया, दूसरा ले लिया -9 न्यूटन, ठीक है, ये P मान लो, इसको Q मान लो, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना और आपके पास R वेक्टर जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों इक्वल और ओपोजिट हैं, तो एंगल जो है वो 180 का बन जाएगा, ठीक है। तो कॉज अल्फा की प्लेस पे 180 सब्सटीट्यूट करना, आपका R वेक्टर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नई क्लास में डिस्कस करेंगे।